हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन. यस. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, नीट 2021 केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन. ओके, यहाँ पे जो मैं पेपर लिया हूँ ये N2 कोड से रिलेटेड है. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट. काफ़ी टाइम से आप इसका वेट कर रहे थे कि कब आंसर की आएगी. सो लेट्स डिस्कस दी केमिस्ट्री सेक्शन. 51 क्वेश्चन में पूछा हमसे कि द फॉलोइंग सॉल्यूशन, हमारे पास ग्लूकोज का, यूरिया का और सुक्रोज का सॉल्यूशन बनाया वाटर के साथ, और यहाँ पे पूछा है कि इनका जो ऑस्मेटिक प्रेशर रहेगा तो उसमें उनको अरेंज करना है कि किसका ऑस्मेटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा. जैसा कि हम जानते हैं कि पाई इक्वल्स टू क्या होता है, CRT. सी यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम RT. अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी के लिए वॉल्यूम सेम है, 250 ml 250 ml 250 ml, यानी कि ये वाली टर्म हटा दें तो जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो डिपेंड करेगा मोल पे. अच्छा, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास. अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली क्या है, मास भी सभी का सेम है, यानी कि जो पाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के. ठीक है, यानी कि जिसका मोलर मास सबसे ज़्यादा होगा, मोलिकुलर वेट, उसका ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, सबसे कम. अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत एग्जैक्टली वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी चलेगा. सुक्रोज में C12 है, ग्लूकोज में C6 है और यूरिया में एक सिंगल कार्बन है, तो इसका मोलर मास का अगर बेसिक आइडिया लें तो सुक्रोज का सबसे ज़्यादा, तो उसका ऑस्मेटिक प्रेशर सबसे कम. अच्छा, सुक्रोज से रिलेटेड देखो जो ऑस्मेटिक प्रेशर बोला है क्या है, P3, तो P3 क्या होगा, सबसे कम. अच्छा, सबसे कम मोलर मास किसका है, यहाँ पे यूरिया का, तो यूरिया का जो प्रेशर होगा दैट इज P2, वो क्या होगा, हाईएस्ट, तो P2 हाईएस्ट होना चाहिए, P3 कम, यानी कि हमारा का आंसर आ गया 4th. ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 52 में हमसे बोला है कि Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है. थर्मोडायनेमिक्स में हमने काफ़ी बार इसको इस्तेमाल किया है. Cp माइनस Cv इक्वल्स टू क्या होता है, R. ठीक है. नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट इन अ डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंट-2En. तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, और इससे क्या बना है हमारे पास, पेंट-2En. पेंट-2En यानी कि डबल बॉन्ड आया है वो यहाँ पे आया है. ठीक है. अच्छा, ये जब डबल बॉन्ड यहाँ पे आया यानी कि जो बनने वाली हमारे पास अल्कीन है, जो बनने वाली अल्कीन है वो अपने आप में क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी. ज़्यादा स्टेबल अल्कीन किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग. ओके. नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई दी वेट बाई कार्बन एंड द रिमेनिंग इज हाइड्रोजन. तो हमसे पूछा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा. अच्छा, यहाँ पे एक हम टेबल सा बनाते थे, किसी थोड़ा सा आप रिकॉल भी कर पा रहे होंगे शायद कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन. तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, उनका परसेंटेज, जैसे कि कार्बन का परसेंटेज हो गया, रिमेनिंग परसेंटेज हाइड्रोजन का हो गया. कार्बन का कितना हो गया, 78, हाइड्रोजन का कितना हो गया, 22. तो इसको जो भी मोलर मास है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 78 डिवाइडेड बाई 12 और 22 डिवाइडेड बाई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 6.5. इसकी कितनी आएगी, 22. इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 1/33, इसका रेशियो आएगा 1:3.33. अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो कार्बन यानी कि 1 और हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे, 3. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव द सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस बिकॉज ऑफ. जैसा कि आप जानते हैं कि जिरकोनियम से जब अपन हाफनियम आते हैं तो यहाँ पे किसकी फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, f ऑर्बिटल की. f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग होता है वो क्या होता है, पुअर शील्डिंग. और शील्डिंग अगर पुअर होता है तो टॉप टू बॉटम जाने पर सामान्यतः साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. बट ड्यू टू पुअर शील्डिंग यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है. और इसको एक दूसरा अपन नेम बोल सकते हैं क्या, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हो रहा है हाफनियम से पहले वो किसमें हो रहा है, लेंथेनाइड का वहाँ पे फिलिंग होगा. ठीक है. सो इसी को क्या बोल देंगे बच्चा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. कि पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल साइज इंक्रीज होने की जगह क्या होती है, डिक्रीज होता है. डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए था, ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ मेटल डिस्प्लेसमेंट. तो मेटल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे देखिए इस फर्स्ट रिएक्शन में एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर रहा है किसको, क्रोमियम को, तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मेटल डिस्प्लेस. बाकी किसी भी ऑप्शन में देखिए आप कोई एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर रहा. ओके, आसान सा क्वेश्चन था. तो नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन अ सॉलिड स्टेट एट द वेपर फेजेस. अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या कि जो BeCl2 है वो अपनी डाइमर फॉर्म में रहेगा. BeCl2 अपनी डाइमर फॉर्म में रहेगा, कहाँ पे, अपनी वेपर फेज में. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पे इसका डाइमर बन गया.
और जो हमारे पास सॉलिड फेज में अगर हम बात करेंगे BeCl2 की अगर बात करें किसकी, सॉलिड फॉर्म फेज में, तो ये तो किस में हो गया हमारे पास स्टूडेंट, वेपर फेज में। तो ये BeCl2 का डाइमर रहेगा कहाँ पे, वेपर फेज में। एंड सॉलिड फेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज पॉलीमर। यहाँ पे क्या बनता है इसका स्टूडेंट, पॉलीमर बनता है, यानी कि ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली इस तरह से। ओके, सो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा सॉलिड फेज में, और वेपर फेज में क्या होगा, डाइमर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉलिड फेज में हमसे पूछा है तो सॉलिड में तो क्या होगा, चेन, और वेपर फेज में क्या होगा, डाइमर बनेगा, यानी कि फोर्थ करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग ऑफ इसमें मोस्ट जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है कि लेंथेनाइड एंड जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते, जबकि इसने बोला है कि होते हैं, तो ये अपने आप में इनकरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये इसमें दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। वैसे फर्स्ट आंसर भी इसका आ सकता है, बट सेकंड आंसर यहाँ पे ज्यादा करेक्ट ले रहे हैं अपन। ओके, नेक्स्ट, EDTA इथाइलिन, इसका आपको सभी को स्ट्रक्चर पता है, बहुत फेमस सा कंपाउंड है। तो इसके स्ट्रक्चर में हमें पता है कि 4 तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, 4 तो क्या होते हैं, ऑक्सीजन, और 2 क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, जो एज ए डोनर साइड बिहेव करते हैं। तो हेक्साडेंट लिगेंड है, 4 तो ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो हेक्साडेंट लिगेंड में 4 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन बिहेव एज ए डोनर एटम। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ रेडियो, हमें फ्रीक्वेंसीज का दिया है। तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन लेमडा। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या होगा, C अपॉन न्यू। C स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और न्यू की वैल्यू होगी कितनी, 1368 किलो हर्ट्ज, यानी कि 10⁻³ हर्ट्ज। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 219.2। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे साइज डिफरेंस बढ़ेगा, जैसे कि हमारे पास ये H हो गया, ये F हो गया, तो ये फ्लोरीन, और अगर I की बात करें तो हाइड्रोजन का साइज इतना और आयोडीन का साइज काफी बड़ा होगा, आयोडीन। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है। अच्छा, ये जो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम। बॉन्ड एंथैल्पी होने की वजह से यही एक रीजन है क्या, कि ये अच्छा एसिड होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हो, एसिड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला है और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया, दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, नोबल गैसेस के बारे में क्या इनकरेक्ट है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, नहीं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तो नहीं होता। तो यही हमारे पास क्या है, उनके बारे में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। ओके, नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट इन अ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अल्कीन है HBr। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, एक पेरोक्साइड है। तो HBr का एडिशन पेरोक्साइड में अलग तरह से होता है, और पेरोक्साइड के एब्सेंस में अलग तरह से होता है। अगर पेरोक्साइड है तो उसको पेरोक्साइड इफेक्ट अपन बोल रहे हैं। एंटी मार्कोनिफ वहाँ पे एडिशन होता है। एंटी मार्कोनिफ एडिशन का क्या मतलब है, कि जैसे कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि दिस वन, एंटी मार्कोनिफ प्रोडक्ट में अपन क्या बनाते हैं कि जो लीस्ट स्टेबल हमारा कार्बोकेटाइन होता है उससे रिलेटेड हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे Br का एडिशन होगा कौन से कार्बन पे, इस वाले पे। ठीक है, ये एक ट्रिक भी होता था यहाँ पे। तो Br का एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिफ रूल, और पेरोक्साइड इफेक्ट भी इसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमसे बोला है कि मोलर कंडक्टेंस इसका इनका दिया है और इसका पूछा है। कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक ही तरह का मेथड है कि सबका मोलर कंडक्टिविटी लिखो। जैसे कि NaCl क्या देगा, Na+Cl - HCl क्या देगा, H+Cl-, और CH3COH क्या देगा, CH3CO- और Na+। ठीक है, तो ये जैसे ही इनको अपन सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो ये सर्टेन आयंस मिलेंगे। और हमसे पूछा है कि इसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, CH3COH का। अच्छा, CH3COH अगर डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, CH3CO- और H+। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही एक मेथड है क्या, कि 1 और 2 और 3 ये हमारे पास नॉन वैल्यूज हैं, इनकी कंडक्टिविटी 1 और 2, 3 में ऐसा क्या करें कि फोर्थ आ जाए। तो यहाँ पे देखो फोर्थ को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 और 3 को एज इट इज रखें और 1 को माइनस कर दें, 2 और 3 को ऐड कर दो
और 1 को हटा दे। अगर 1 का माइनस करने का क्या मतलब है कि इसका Na प्लस इसके Na प्लस को कैंसिल आउट कर गया और इसका Cl इसके Cl को कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा CH3CO माइनस और H प्लस, और यही हमें फाइंड भी करना था लास्ट वाले ऑप्शन में, मोलर कंडक्टिविटी। सो टू इनकी कंडक्टिविटी को तो आप ऐड कीजिए, किसकी, HCl की और CH3CO Na की, तो इसकी और इसकी कंडक्टिविटी को तो ऐड कर दो और जो फर्स्ट NaCl की जो कंडक्टिविटी उसको माइनस कर देंगे, तो इसको फाइनल वैल्यू हमारे पास आती है इसको सॉल्व करने के बाद, दैट इज 390। ओके, नेक्स्ट द कंपाउंड विच शो मेटामर। तो मेटामर की यहाँ पे क्या कंडीशन होती है बच्चे, डिफरेंट हमारे पास क्या होनी चाहिए, अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। डिफरेंट अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो कंपाउंड क्या कर रहा है, मेटामर शो कर रहा है। अच्छा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप कम से कम हमारे पास, अच्छा मेटामर कौन शो कर सकते हैं, जैसे ईथर या अमाइन। अमाइन तो फंक्शनल ग्रुप वाले आइसोमर बोलेंगे, तो ईथर क्या शो करता है, मेटामर शो करता है, तो हमने ईथर लिया। अच्छा, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होने के लिए कम से कम इस ईथर में 4 कार्बन होने चाहिए। बोलो कि एक बार दोनों साइड इथाइल है और एक बार एक साइड इथाइल है और एक साइड क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया, तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो गए, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, मेटामर बोलेंगे। तो कम से कम हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए, 4। तो 3 वाले दोनों हटा दिए, 4 वाला करेक्ट है, ठीक है। और ये यहाँ पे तो ये मेटामर शो कर ही नहीं सकता, अल्केन है। तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का क्या है कॉन्सेप्ट की, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे ब्रोमीन आयोडीन, वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने पे इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज। सो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी कहाँ पे होगी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ओके, 66 का फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ करेक्ट है, डिफरेंट टेम्परेचर पे। अच्छा, बॉयल्स लॉ को हम जानते हैं कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, V, यानी कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं। प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, नहीं। अच्छा, यहाँ पे अब इन दोनों में देख सकते हैं आप कि प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो रहा है, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम हो रहा है। अब यहाँ पे कैसा है, इसको ट्रीट करें अपन, तो यहाँ पे एक मेथड है क्या कि यूजुअली अपन इस तरह से वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम को हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। अच्छा, PV इक्वल्स टू nRT में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा। तो सेम अगर वॉल्यूम के लेकर बात करें तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका लिए प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए हाईएस्ट प्रेशर, लो टेम्परेचर के लिए लो प्रेशर एंड, तो ये देखो अपने आप से मैच कर रहा है और इसमें उल्टा दिया है। तो हाई टेम्परेचर पे हाई प्रेशर होना चाहिए, यानी कि अपने आप में क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रही है इसकी। ओके, नेक्स्ट, राइट ऑप्शन ऑफ द टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल में Z की वैल्यू कितनी होगी, 6। अच्छा, हमें याद ही है क्या कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो कितना होता है, 2Z, मतलब कितना, 12। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे वो कितने होंगे, Z के बराबर, दैट इज 6। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 12 एंड 6। नेक्स्ट, एस्प्रिन एंड पैरासीटा बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिस। हमें जैसे कि इसको एज ए इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, बट गेस भी कर सकते हैं। एस्प्रिन या पैरासीटामोल हम यूज करते हैं, क्या नार्कोटिक ड्रग होता है कि नहीं, नॉन नार्कोटिक ड्रग है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। मॉर्फिन, हीरोइन, नाम सभी ने सुना ही होगा एटलीस्ट, नॉन नार्कोटिक, नहीं ये नार्कोटिक ड्रग है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स। लीस्ट स्टेबल का क्या मतलब है कि जो हमारे पास इसका, जैसे कि न्यूमैन अगर प्रोजेक्शन बनाते हैं अपन ईथेन का, तो इस तरह का होगा। तो लीस्ट स्टेबल क्या हो, जब डाइहेड्रल एंगल कितना हो जाए, 0, तो जब सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा वहां पे स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल 0 डिग्री एंगल पे। हाईली प्योर मेटल के लिए लिक्विड टेम्परेचर पे कौन सी मेटल अपन यूज करते हैं, तो कौन सी मेटल के लिए जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है उसके लिए कौन सा मेथड अपन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मरकरी हो गया या जो जिंक हो गया, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम, जैसे कि मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, तो कौन सा प्रोसेस अपन यूज कर ले, डिस्टिलेशन। तो जैसे डिस्टिलेशन करेंगे तो ये तो इजीली बॉईल हो जाएगा, बट जो भी इम्प्योरिटीज हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वो उनको अपन सेपरेट कर लेंगे। ओके, सो दिस टेक्निक इज नोन एज डिस्टिलेशन। ये क्वेश्चन तो आसान है। PCl5 में फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। तो यहाँ पे शेप क्या होगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो PCl5 में क्या है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट,
SF6 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 D2. So this will be look like this. ये स्क्वायर और बाई पिरामिडल, या ऐसे को क्या बोलेंगे अपन, ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे. तो SF6 का क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, यानी कि बी में क्या आना चाहिए, थर्ड. नेक्स्ट BF3 क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर. ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर. बोरोन जो है वो 3 फ्लोरीन से कनेक्ट होगा लाइक दिस. सो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रायगोनल प्लेनर. डी में क्या आएगा, दैट इज सेकेंड. ओके, सो एक ही ऑप्शन है हमारा जो कि इसको मैच कर रहा है. और BRF5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल. एक वहाँ पे क्या रहेगा, लोन पे रहेगा. हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्रिटियम. तो ये अगर डिसोशिएट होता है, सॉरी रेडियो एक्टिव एक हमारे पास आइसोटोप है, तो इसके डिसइंटीग्रेशन से कुछ इस तरह से होगा, 2He3 प्लस -1E0. और -1E0 को क्या बोलते हैं अपन, बीटा पार्टिकल बोलते हैं. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा कि which particle is emitted, so beta particle. Which of the following polymer is prepared by the additive polymerization. हमें पता है ये टेफ्लॉन काफ़ी एक फेमस सा कंपाउंड है. तो ये बनता कैसे है, सो कार्बन टेट्राफ्लोराइड C2F4 का क्या होगा, कई सारे ये मॉलिक्यूल आपस में, मोनोमर इसको बोलेंगे, आपस में लिंक हो जाते हैं. तो लिंक होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और कई सारे जो हैं ये मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से लिंक होते रहेंगे. ओके, सो इसको क्या बोल रहे हैं, एडिटिव या एडिशन पॉलीमराइजेशन. ठीक है, यानी कि चेन छोटे छोटे से जो मोनोमर हैं आपस में लिंक होकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, जिसी को क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर अपन बोल रहे हैं. विच ऑफ द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन अ रिएक्शन. एसीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं अपन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा. सो एसीटोन का हमें स्ट्रक्चर पता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3. इस पे अटैक कौन कर रहा है, C2H5. अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पता है कि C2H5 ये माइनस देगा और ये क्या देगा, प्लस देगा. अच्छा, ये इस पे अटैक करेगा तो CH3C, यहाँ पे क्या कनेक्ट हो गया, C2H5 CH3. यहाँ पे क्या आएगा, O माइनस पे MgBr लग जाएगा. और फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो O- पे क्या लग जाना है, H. तो हमारे पास क्या बन गया, एल्कोहल बन गया. अच्छा, इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे अपन, यहाँ से. तो 1 2 3 4. तो 2 पे हमारे पास एक मिथाइल है और 4 कार्बन का एल्कोहल है. तो 2 पे तो मिथाइल है और 4 कार्बन का एल्कोहल है. तो 4 कार्बन का एल्कोहल कौन सा है, थर्ड वाला, ब्यूटेन 2. RBC डेफिशिएंसी किसकी वजह से होती है, ठीक है. सो विटामिन B12 एक फैक्ट है, हमें पता होना चाहिए. आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व इन अल्कलाइन मीडियम. सो यहाँ पे देखिए, ये भी एक्चुअली फैक्ट ही है कि हमारे पास जो हिंसबर्ग रिएजेंट है वो प्राइमरी अमाइन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. ओके, और जो प्रोडक्ट बनता है वो अपने आप में बेस में क्या होता है, सॉल्युबल होता है. हिंसबर्ग रिएजेंट का बेसिक सा फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह का, C6H5SO2Cl. अच्छा, ये जब इससे रिएक्ट कर रहा होगा अमाइन से, प्राइमरी अमाइन, सो प्राइमरी अमाइन कुछ इस तरह का दिख रहा है हमें, C2H5. तो ये H2 और Cl बाहर निकल गया. और ये जो हमारे पास सल्फर से जो कनेक्ट हो गया नाइट्रोजन, ये जो कंपाउंड बनता है ये बेस में क्या होता है, सॉल्युबल होता है. ओके, सो दिस इज 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट देंगे. नेक्स्ट हमसे पूछा है, अमंग द फॉलोइंग अल्कलाई अर्थ मेटल हैलाइड विच इज कोवलेंट एंड सॉल्युबल इन सॉल्वेंट. तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट है क्या, फजांस रूल से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिसमें जितने ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें उतना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे. और कोवलेंट कैरेक्टर अगर ज़्यादा हो गए तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजोल्व होगा. सो बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम क्लोराइड. सो इसका साइज सबसे ज़्यादा छोटा, साइज सबसे ज़्यादा छोटा तो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा. कटाइन का साइज छोटा, पोलराइजेशन ज़्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा. तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन सा हो गया, इन क्लोराइड में बेरिलियम का क्लोराइड. करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाईमिथाइल डेक 4-ENE. तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है. तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देखो 2 पे एक मिथाइल रह गया और एक 6 पे मिथाइल है. तो 2,6 डाईमिथाइल, 10 कार्बन इसलिए डेक, और 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड इसलिए 4 पे ENE. नेक्स्ट,
अच्छा, ये तो हमें एक फैक्ट, काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं था बट फिर भी पूछ लिया है। इस तरह के बहुत रेयरली कभी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो वो पूछ भी लिया है कि हमारे पास 14 टाइप ऑफ ब्रेविस जो लेटिस है उसमें से कितने बॉडी सेंटर यूनिट सेल को रखते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। बेसिकली एक तो क्या होता है इसमें, ऑर्थोरोम्बिक, एक टेट्रागोनल और क्यूबिक। जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है एक होता है ऑर्थोरोम्बिक और एक क्या होता है टेट्रागोनल। सो इन तीनों में क्या होता है, BCC को ये फॉलो करते हैं, ब्रेविस लेटिस। ओके, नेक्स्ट राइट ऑप्शन दी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जैसे कि जो प्रोजेक्टर, सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर का अपने को बीम दिखता है, ठीक है, तो हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन से अगर जो लाइट का बीम अपने पास किया तो उस बीम का ही दिखना, उस लाइट के बीम का दिखना ही क्या बता रहे हैं, पर टिंडल इफेक्ट बता रहे हैं। टिंडल इफेक्ट कौन शो करेंगे बच्चे, कोलाइडल सॉल्यूशन। सो कोलाइडल सॉल्यूशन चेक कर लो यहाँ पे, NaCl या यूरिया या ग्लूकोज कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा क्या, नहीं। स्टार्च का जो सॉल्यूशन होगा वो अपने आप में क्या होगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, एंड यही इसका करेक्ट आंसर है। हमसे पूछा है कि पीएच ऑफ डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट, तो डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट के पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, 7 + ½ pKa - ½ pKb। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, pKa और pKb दोनों के दोनों गिवन है। अच्छा, जो ये हमारे पास डाईमिथाइल अमोनियम एसीटेट है, ये अपने आप में क्या एक तरह का सॉल्ट है, किसका, वीक एसिड और वीक बेस का। ओके, सो यहाँ पे उस सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमने देखो 4 तरह के फॉर्मूला देखे होंगे, है ना, कि जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, तो दिस इज द वन ऑफ देम, और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन pKa और pKb की। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है कितना, 7.75। pKa की वैल्यू दिया है, pKb की वैल्यू दिया है आपको। नेक्स्ट, BF3 इज अ प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो BF3 में एक जो बोरोन है वो 3 फ्लोरीन से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 फ्लोरीन से मिल गए तो कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, ट्रायगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सो sp2 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। बेसिकली इसमें बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है कि फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन जैसा sp का वो होना चाहिए, बट कितने इलेक्ट्रॉन मान रहे इसको, 6, क्योंकि ये स्पीशीज अपने आप में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग का भले ही कॉन्सेप्ट है बट फिर भी हम आंसर कितना लगा के आएंगे इसमें, 6। मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेसेस, इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है क्योंकि NCERT में हमारे पास इस तरह का सॉलिड डेटा तो नहीं उस तरह से गिवन है। सो हम कितना लगा देंगे इसमें, अप्रोक्सीमेटली 2200 केल्विन के आसपास। ओके, नेक्स्ट, फॉर अ केमिकल रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो डेल्टा H की हमें वैल्यू दिया है कितना, -4.2 किलो जूल पर मोल। अच्छा, यहाँ पे देखो डेल्टा H का मतलब नेगेटिव का मतलब कि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अच्छा, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट का जो एनर्जी होगा, लेट सपोज यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी है तो प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होना चाहिए, कम, एनर्जी बाहर निकल रही है। तो इसमें एक ही ऐसा ग्राफ है जिसमें इस तरह का रिलेशन हमें दिया है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट, दैट इज फर्स्ट वन। ओके, तो हमें जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उससे कोई हमें उसको यूज नहीं करना, बट इसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से हम उस करेक्ट आंसर को, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे मैच द कॉलम, इसमें हमें सभी को पता है कि जब CaCO3 और H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 H2 और CO2, H2O CO2 H2CO3, एक जो कंपोजिशन होता है वो मेन कंपोजिशन किसका होता है, एसिड रेन का। तो C का करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ठीक है, C का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अच्छा, बाकी को भी चेक कर सकते हैं, SO2 + O2 गिव्स SO3, ठीक है, तो इसमें ये क्या बनाता है, जो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, HOCl HNO की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो रहा है, सो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनता है वो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि ओजोन का जो डिकम्पोजिशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, फ्री रेडिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लोरीन। और लास्ट डी में क्या आ जाएगा, स्मोक, जो NO और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, वो किसका कंपोनेंट हो गया, स्मोक। एक फोटोकेमिकल स्मोक की भी अपन बात करते हैं, ठीक है। फिलहाल काफ़ी फेमस सा रिएक्शन है, गटरमान कोच रिएक्शन है ना, देख के बता सकते हैं अपन, काफ़ी बार इसको पढ़ा भी होगा आपने CO और HCl की प्रेजेंस में। नेक्स्ट,
ये भी रिएक्शन काफ़ी वेल नोन रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, CH3CO मिथाइल कीटोन NaOH की प्रेजेंस में क्या देते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अल्कोहल और एसिड क्या बनाएगा, ईस्टर बनेगा यहाँ पे, ओके, ईस्ट्रिफिकेशन है। सो और ये लास्ट रिएक्शन क्या मिल गई, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कंपाउंड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, तो हमारे पास ये टोइलिन हो गया, CrO2 Cl2 और CH2 की प्रेजेंस में एक हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है जो कि ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का एक कंपाउंड होता है। और वो कंपाउंड कौन सा होता है, दिस वन। ये हमारे पास जो CH है उससे ये दो हमारे पास स्पीसीज कनेक्टेड है, ग्रुप जो है, ओके। 88 में दिस इज 4 OCr, इसका स्ट्रक्चर अपन लिख सकते हैं कि बेंजीन हमारे पास रिंग हो गया और इस पे क्या कनेक्टेड है, CH, और यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड है O, CrO, Cl2H, और एक और हमारे पास क्या कनेक्टेड है, OCl2OH, ओके। सो एक ब्राउन कलर का ये कंपाउंड होता है जो कि H2 में फर्दर रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड में, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन अ नेचर, नॉन पोलर, यहाँ पे देखिए SpCl5, तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सो ये एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे और ये दोनों क्लोरीन भी कैंसिल आउट करेंगे, तो कंपाउंड ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। तो CH3CH2CO, तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट एक सोल्ट है, ठीक है, NaOH की प्रेजेंस और कुछ हमारे पास रिएजेंट है और बन रहा है हमारे पास क्या, अल्केन और Na2CO3 बाहर निकल गया, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है वो क्या हो रहा है, उस कंपाउंड से बाहर निकल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन इस सॉल्ट की किसकी प्रेजेंस में करते हैं अपन, सोडा लाइम की प्रेजेंस में। तो सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CaO, ठीक है, NaOH और COH की प्रेजेंस में अल्केन बनेगा और ये जो CO पार्ट है इसमें ये बाहर निकल जाएगा। इसमें याद भी रखना होता है कि जो हमारे पास कंपाउंड बनता है वो एक कार्बन लेस उसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन थे, अभी कितने हैं, अल्केन में 2 कार्बन ही हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट है, कौन हमारे पास इनकरेक्ट है, नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि H2O जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो वैसे वैसे ये साइज बढ़ेगा, यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रही, बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रही, यानी कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, काफ़ी कम, इजीली टूट जाएगा, यानी कि अच्छा एसिड है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती है। एसिड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Pka के। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो Pk की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कम। सो Pk की वैल्यू कम होनी चाहिए, यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीजिंग, तो यही हमारे पास इनकरेक्ट ट्रेंड दिया है इसने। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम। यहाँ पे देख सकते हैं Fe और Mn। आयरन का कितना होता है 26, Mn का कितना होता है 25, +2 मतलब कितना 24, +2 मतलब कितना 23, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया, आयरन +2 एंड Mn +2। The reagent are in a given sequence of the chemical reaction is, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या बन गया, NaNO2 और HCl, यानी कि HNO2 है। सो HNO2 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास फॉर्मेशन हो गया NH2 से। अच्छा, फिर बोला हमसे R क्या होगा। सो अल्कोहल की प्रेजेंस में यहाँ पे ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन का, और ये बाकी भी R एज इट इज रह गए। तो अल्कोहल की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन हो गया, इस बेंजीन का, ओके। सो R क्या हो गया हमारा, अल्कोहल। नेक्स्ट हमसे पूछा है मेस द कॉलम। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है बोर मैग्नेट में। सो इन पे हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। सो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। आयरन का कितना मान लिया, लेट सपोज x, Cn का होता है -1, तो 6 का कितना हो गया, -6 इक्वल्स टू कितना, -3। सो x इक्वल्स टू कितना, +3, यानी कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3। यहाँ पे भी आयरन का कितना है, H2 का तो 0 होता है, तो यहाँ पे भी आयरन का कितना हो गया, +3। अच्छा, यहाँ पे x -6 इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पे आयरन का कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर +2, और यहाँ पे भी आयरन का कितना, +2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि Cn और H2 में हम जानते हैं कि Cn जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये तो क्या कराएगा, पेयरिंग, और H2 नहीं कराएगा। तो यहाँ पे आयरन +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, H2D6 होता है, तो H2
और D6 में एक इलेक्ट्रॉन और गया यानी कि D5। तो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D5, यहाँ पे भी D5 और यहाँ पे D6 और इसमें भी D6, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो CN है ये तो पेयरिंग जो है CN पेयरिंग करवाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास T2G हो गए, तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये पेयरिंग करवाया इसने। तो हमारे पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा फर्स्ट वाले कंपाउंड में। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक फॉर्मूला है, कौन सा वाला, म्यू इक्वल्स टू √n+1, ठीक है, n+1 और 2 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जो हम इसको डायरेक्ट वैसे को रिलेट भी कर सकते हैं किससे, कि जो हमारे पास यहाँ पे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, सो जो हमारा आंसर आएगा वो 1 के आसपास रहेगा, मतलब 2 से कम और 1 से ज़्यादा। तो ये कौन सा आंसर आ गया इसमें, फर्स्ट। इस वाले में देखें अगर H2 यहाँ पे पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बोर मैग्नेट है वो 5 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे देखिए थर्ड वाले कंपाउंड में D6, अच्छा CN तो क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा, तो D6 है और इसमें पेयरिंग करवा दी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 0, थर्ड वाले में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना 0, तो C का क्या आ जाएगा सेकंड। और उसी तरह से Fe+2, बट यहाँ पे क्या है H2O स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो D6 जो कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो हमारे पास बोर मैग्नेट कितना रहेगा 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेंजीन एंड ऑक्टेन। तो हमारे पास देखो इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया है, तो P0B कितना दिया है 280 और P0 ऑक्टेन का कितना दिया है 420। अच्छा यहाँ पे इसका बोला है मोलर रेशियो कितना है बेंजीन और ऑक्टेन का 3:2। तो यहाँ पे अपन मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बेंजीन का कितना हो गया, बेंजीन के मोल अपॉन टोटल मोल, तो बेंजीन के मोल कितने हो गए 3 और टोटल मोल कितने हो गए 5। रेशियो की बात कर रहे हैं ना, तो ये कितना डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं अपन यहाँ पे कितना 3/5। और ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया बोलिए 2/5। अच्छा जो टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो बहुत फेमस हमारे पास रोल्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उससे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा XB P0B प्लस XO P0O। वैल्यू पुट कर दो और फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आती है कितनी, 336। ओके, इसको जब सॉल्व करेंगे वैल्यू सारी वैल्यू आपके पास पता है, सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 336। द स्लोप ऑफ RNAS एंड द फर्स्ट ऑर्डर इज दिस। ये हमसे पूछा है, तो RNAS इक्वेशन हम जानते हैं कि K इक्वल्स टू क्या होता है AE⁻⁻ दोनों साइड अगर हम लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉग K और लॉग ये कितना हो गया A और ये कितना आता है लॉग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे लॉग A प्लस लॉग B, लॉग E कितना हो जाता है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी -EA/RT। अच्छा ये हमने किस पे लिया y एक्सिस पे और 1/t किस पे लिया हमने x एक्सिस पे लिया, तो हमारा स्लोप क्या हो गया EA/r और स्लोप को ही कितना बोला है इसने 5 × 10⁻³ है, यानी कि जो EA/r है उसकी वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻³ तो EA की कितनी वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय r, और r की वैल्यू हमें बोला है जूल में वैल्यू चाहिए हमें, तो r की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, r की क्योंकि और भी वैल्यू होती है 0.0821 होती है, कैलोरीज में कितनी होती है उसकी अप्रोक्सीमेटली 2 वैल्यू होती है। सो यहाँ पे r की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं अपने 8.314, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 41.5। ओके दिस वन। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है आइसोथर्मल कंडीशन में। आइसोथर्मल यानी कि डेल्टा टी कितना हो गया 0, अगर डेल्टा टी 0 हो गया तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। अच्छा इरिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है, ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ेगी सिस्टम की, तो जो टोटल एंट्रोपी होगी वो तो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी इरिवर्सिबल एक्सपांशन में, तो डेल्टा U 0 हो और एंट्रोपी जो है पॉजिटिव रहे, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस ऑक्सीजन के पहले मोल निकाल लें कितना 4/32 और हाइड्रोजन के मोल निकाल लें कितना 2/2। अच्छा तो हमारे पास इन दोनों के जो मोल आएंगे वो टोटल मोल हो गए, एंड टोटल कितना दिस एंड दिस, और हमें पूछा क्या है उसने
प्रेशर पूछा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एन टोटल आर टी अपॉन वी। एन टोटल की वैल्यू कुछ आ गई हमारे पास, आर की वैल्यू है, टी भी वैल्यू दिया है और वी हमें दिया है 1। सारी वैल्यू अगर पुट करें तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पे 98 में 25.2 के आसपास वैल्यू आ रही है इसकी, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट इन अ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज NaBeH4 अल्कोहल की प्रेजेंस में जो कीटोन है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। और यही हमसे पूछा है, बाकी जो ईस्टर है वो एज इट इज रहेगा। तो इसमें देख ले कि अल्कोहल किस में बन गया, इसमें बन गया, इसमें बन गया, इसमें बन गया। अच्छा, बाकी जो ईस्टर है एज इट इज रहेगा, तो ईस्टर एज इट इज रहा कि इसमें नहीं, इसमें रहा, यस, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड इज 20। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो अल्फा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कंडक्टिविटी ले रहे हैं और ये किसी कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी ले रहे हैं, इसका जो रेशियो आएगा वही क्या बताएगा, हमें अल्फा बताएगा। तो हमें वैल्यू शायद से दिया है क्या, इसका है 20 और इसका H प्लस और CH3CO माइनस। तो जो एसिटिक एसिड है तो उसका टोटल मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, 350 प्लस 50 कितना, 400। तो इस कॉन्सेंट्रेशन पे इसकी कंडक्टिविटी कितनी है 20, और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे टोटल कंडक्टिविटी कितनी है 400। तो ये आ गया कितना, के अल्फा। अच्छा, के का फॉर्मूला क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है और सी हमें दिया है, तो यहाँ से के कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, के की वैल्यू आती है यहाँ पे 1.75 इंटू 10 पावर माइनस 5, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा हो गया कंप्लीट डिस्कशन किसका, केमिस्ट्री का। आई होप आपको सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो भी सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है। फिर भी क्वेश्चन का अगर हम बात करें लेवल की, तो इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, डिफिकल्ट तो नहीं है, इजी भी नहीं है। ठीक है, कुछ सर्टेन तो क्वेश्चन लेंथी भी थे। ठीक है, दूसरा इसमें कुछ इंफॉर्मेशन एक्चुअल फैक्ट हमें अगर पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ना, जैसा कि सॉलिड स्टेट वाला क्वेश्चन हो गया, वो जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला क्वेश्चन हो गया, एनालिसिस। ठीक है, वो तो बेस्ट कॉमन सेंस से भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन तो इन्फॉर्मेशन वाले थे, तो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे भी थे ना, जहाँ पे एग्जैक्टली हमें पूरा उसको सॉल्व करना पड़ रहा है, डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद भी। ठीक है, सो इसीलिए इसको मॉडरेट तक बोल रहे हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन के जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए समझ में आए। प्लीज़ कमेंट कीजिए, और कोई अगर डाउट है यू कैन ऑल्सो ask them in a comment section. Okay, so that is all for the today. Thank you for the watching. Okay, best of luck for the result.